नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एसेंट फॉर्मूला क्या होता है। जब राइज करता है लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब तब ये एसेंट फॉर्मूला बनता है। एसेंट यानी कि जब राइज करेगा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर तब ये जो है फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो कंटेनर है और उसके अंदर वाटर है हमारे पास, क्योंकि हमें एक ऐसा लिक्विड लेना है जो कि कैपिलरी के अंदर राइज करे। तो हम मान लेते हैं कि वो वाटर है और हम एक कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं और कैपिलरी ट्यूब को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब जब आप कैपिलरी ट्यूब को डालेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम दो केस से इसको समझेंगे, हाफ हाफ में। यानी कि जैसे ही आपने इसके अंदर डाली तो हमें पता है जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इसे चिपकने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ये जो है एक कनकेव तरह की आकृति वो बना लेते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने राइज नहीं दिखाया। पहले स्टेप में हम ये समझेंगे कि वो जो है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे ऐड होने की कोशिश करेंगे और एक कनकेव तरह की ये आकृति यहाँ पे ये बना लेते हैं। यानी कि ऊपर आपको यहाँ पे ये जो मिलता है ये कनकेव सरफेस मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे CS लिख देते हैं, कनकेव सरफेस। और नीचे की तरफ देखें नीचे से तो ये कन्वेक्स सरफेस आपको मिलता है। अब हमें पता है जो कनकेव सरफेस होते हैं, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ ज्यादा होता है। और नीचे जो है ये जो एक्सेस प्रेशर है ये इसको जो अंदर से प्रेशर जा रहा है ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। ऊपर जो प्रेशर है ज्यादा है। अब ऊपर कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको आप PA बोल दीजिए या P बोल दीजिए। तो यहाँ पर जस्ट अबव अगर हम इसके देखें तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रेशर जो है P है यहाँ पे। अब इसके नीचे जो प्रेशर इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, ये हम चीजें पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक प्रेशर इसको काउंटर बैलेंस भी करेगा जो कि इसके अंदर से आएगा। ये कनकेव है तो इसके अंदर से एक जो प्रेशर आएगा, क्योंकि एक्विलिब्रियम में एक टाइम पे आ जाएगा, तो कौन सा प्रेशर इसको काउंटर बैलेंस करेगा, जो नीचे से लग रहा है प्रेशर। तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जो अगर हम लिक्विड ड्रॉप के अंदर देखें PI माइनस PO इक्वल टू 2S/R, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे PO क्या है, PA ले लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप यहाँ पे निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, PI माइनस 2S/R आ जाता है। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बड़ा है, तो वो जो है PI माइनस 2S/R के बराबर है। अगर यहीं पर जो है हम ले लें कि जो लिक्विड ड्रॉप के यानी कि जस्ट जो इस इंटरफेस पर जो प्रेशर है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P ज्यादा है, नीचे से ऊपर की तरफ 2S/R लग रहा है। तो ये हमारा P क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, या कहें कि एक्सेस प्रेशर को अगर आप देख लें कि जो ये हमारा इस पॉइंट पर, अगर यहाँ पर आप पॉइंट ले लें, मान लीजिए A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पर हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा, पॉइंट B पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा P माइनस 2S/R, ये आ जाएगा। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है, उसमें से हमने माइनस कर दिया 2S/R, तो वो जो है हमारा प्रेशर एट पॉइंट B बनेगा। प्रेशर एट पॉइंट A हमने क्या लिया था, वो हमारा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे P है और यहाँ पर B पर अगर हम देखें ये होगा P माइनस 2S/R होगा। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए, या डायरेक्टली आपको याद रखना है कि नीचे जो है 2S/R रहेगा और उसमें से जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से उसको माइनस करेंगे तो वो काउंटर बैलेंस प्रेशर होगा। तो P माइनस 2S/R इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो A पॉइंट पर हमारा ये हो गया और B पॉइंट पर हमारा हो गया, B पॉइंट पर ये और A पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने दिखा दिया कि ये P प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जब आप कैपिलरी को डालते हैं, ये तो हमने ये पॉइंट लिया कि यहाँ पर हमने एक प्रेशर निकाल लिया B पॉइंट के ऊपर, क्योंकि B पॉइंट जो है नीचे है लिक्विड के। अब यहाँ पर जब आप कैपिलरी को डालते हैं तो लिक्विड राइज करता है, लिक्विड यहीं पर नहीं रहता, इसके सरफेस की जितनी इसकी जो है बिल्कुल लेवल पे नहीं रहता, ये राइज करता है इस कैपिलरी के अंदर। क्यों, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर से इस सरफेस पर एक्ट कर रहा होता है। तो इस सरफेस पर जब वो एक्ट कर रहा होता है तो वो जो है यहाँ पे प्रेशर बनाता है, जिससे कि ये ऊपर की तरफ राइज करता है। कब तक राइज करता है, जब तक वो इस प्रेशर को काउंटर बैलेंस नहीं कर लेता। यानी कि यहाँ पर ये प्रेशर जो है B पर तो ठीक है आपने निकाल लिया, लेकिन ये लिक्विड का लेवल यहाँ पे राइज करेगा। अब मान लीजिए ये H हाइट तक राइज करता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि H हाइट तक राइज कर जाता है। अब इस लिक्विड लेवल के कारण भी इस B पर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा।
बी पे हमने पहले ये हमने इक्वेशन निकाली, लेकिन इस बी के ऊपर इस जो ये लिक्विड कॉलम जो ऊपर जाएगा इसके कारण से भी तो प्रेशर पड़ेगा। वो क्या प्रेशर होता है वो भी हम निकाल चुके हैं पीछे जो हमारे लेक्चर्स हैं। वो होता है हमारा रो जी एच के बराबर होता है, वो प्रेशर ये होता है। अब मान लीजिए पी बी है जो, इसको आप अगर पी बी वन लिख लें और इसको आप पी बी टू लिख लें, यानी कि ये सिर्फ लिक्विड कॉलम के कारण है। ये जो है हमारा प्रेशर सिर्फ लिक्विड कॉलम के कारण है, जो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ राइज हुआ है उसके कारण से है। और ये जो प्रेशर है ये हमने निकाला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था और नीचे जो एक्ट कर रहा था काउंटर बैलेंस कर रहा था वो प्रेशर। यानी कि अगर ये दोनों को जोड़ दें PB1 को और PB2 को, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाता है। तो टोटल प्रेशर यानी कि पॉइंट बी पर हमारा टोटल प्रेशर आ जाता है। तो टोटल प्रेशर अगर पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो वो क्या हो जाता है हमारा PB1 प्लस PB2 हो जाता है। और PB1 हमारे पास क्या है, ये है P माइनस 2S/R है, और इसके अंदर प्लस हम कर देते हैं जो PB2 है, यानी कि जो है हमारा रोजी एच है या एच रोजी कुछ भी आप लिख लीजिए। तो ये हमारा जो है टोटल प्रेशर आ जाता है। अब एक तरह से अगर हम देखें इस PB को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, P के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो P है इसको ये काउंटर बैलेंस कर रहा है सारा प्रेशर जो पॉइंट B पर है, तो तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो आप इसको जो है P के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप P इक्वल टू इस प्रेशर जो टोटल प्रेशर है लिक्विड कॉलम का और इसके ऊपर जो ये प्रेशर था इसके बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अब जब आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो यहाँ से जो P से P तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे इसको कर लीजिए एच रोजी जो है आपके पास आ जाएगा 2S/R के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2S/ρgr। तो ये आपके पास जो है आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है h की, यानी कि ये जो हाइट है इसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। अब ये जो r है ये r है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जो कैपिटल R है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो कैपिटल R है वो तो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर, किस कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं? देखिए अगर आप जो है इस तरह से ये चीज है, ये एक जो है अगर आप एक पूरा सफियर बना दें, सफेरिकल फॉर्म में ले लें, तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम स्मॉल r की बात करते हैं तो वो होता है हमारा रेडियस ऑफ जो कि हमारी ये कैपिलरी ट्यूब है वो उसका रेडियस है। ये ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये जो कर्वेचर बनेगा हमारा अगर हम इसको कंप्लीट करें उसका रेडियस है। और s क्या है, सरफेस टेंशन है। ये हमें सारी चीजें पता है। चलिए इसको हम इस फिगर से समझते हैं, इस फिगर से। अब यहाँ पे मान लीजिए इसी कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा हमने इंक्रीज करके देखा, यहाँ पर ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हमारा क्या होगा, थीटा होता है। और वो कहां पर बनता है, दो टेंजेंट के बीच में। दो टेंजेंट यानी कि एक तो जो लिक्विड सॉलिड से कांटेक्ट में है वो, और एक जो सॉलिड इस लिक्विड के अंदर है यानी कि ये टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा बनता है। अब अगर हम बात करें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है और यहां से यहां तक ये r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इस ट्यूब का रेडियस माने तो वो हम मान लेते हैं कि वो ये जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस है r। अब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं तो ये एंगल हमारा थीटा का बनता है। चलिए इस थीटा एंगल को समझते हैं कि ये किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम जानते हैं। तो पहले तो हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर ले लेते हैं कोई i, और यहाँ पर हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चीज का, जो कि ये कैपिलरी ट्यूब का ये अंदर लिक्विड का कनकेव सरफेस है इसका, ये हमने मान लिया। और यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये डॉटेड में ले लेते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब की एक वाल है। तो जो हमारा टेंजेंट बनता है वो हमारा लिक्विड का टेंजेंट, और ये जो सॉलिड है लिक्विड के अंदर इसका टेंजेंट, इसके बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है थीटा। अब देखिए कभी भी क्या होता है, जो हमारा ये टेंजेंट होता है और ये जो रेडियस होता है ये 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सर्कल ले लें और इसका एक इस तरह से टेंजेंट ले लें और इसका जो सेंटर है इसको यहाँ पे मिला दें, तो ये हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। तो यहाँ क्लियरली अगर आप बनाएंगे तो ये 90 डिग्री पर ही बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा स्मॉल r है, जो कि हमने यहाँ पे ये देखा स्मॉल r है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ और और ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ये देखें। तो ये हमारा ये कितने का एंगल रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल रह जाएगा। अब अगर आप ये और ये यानी कि ये दोनों ये 90 पे हैं, अब फिर से यानी कि ये टेंजेंट और ये जो रेडियस है ये 90 पर है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये थीटा एंगल बन जाता है। तो इस तरह से आप थीटा एंगल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये माइनस का जो साइन बाहर रहेगा तो जब अंदर जाएगा तो प्लस का थीटा, तो 90 से 90 कैंसिल आउट और ये थीटा जो है एंगल यहाँ पर बचेगा। तो इस तरह से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हमें जानना है यहाँ पे। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे जो कोस थीटा है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो रेडियस दी गई है और ये दी गई है जो रेडियस ट्यूब है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों दी गई हैं। तो यहाँ से कोस थीटा आपका निकल जाएगा, कोस थीटा निकल जाएगा आपका r बाय आर। तो ये जो है आप निकाल सकते हैं, कोस थीटा r बाय आर आ गया। और अगर आप यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं, इस कैपिटल R की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है r बाय कोस थीटा। ये r इस तरफ जाएगा और इस r बाय ये कोस थीटा हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है। अब ये जो r की वैल्यू है ये हमें कहां पर पुट करनी है, ये हमें पुट करनी है जो हमारी h की वैल्यू आई थी, ये h इक्वल टू 2s बाय रो जी r। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास इसी h की वैल्यू आ जाएगी 2s कोस थीटा आ जाएगी, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा r रो जी। आपने क्या किया, इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा, तो रो जी आर आ जाएगा और h की वैल्यू ये हमारे पास बन जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये बनता है एसेंट फॉर्मूला, जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसके अंदर देखिए जो हाइट है वो r स्मॉल r क्या है, जो ट्यूब का रेडियस है, इसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो इसका मतलब क्या है, अगर हाइट आपकी बढ़ती है लिक्विड की किसी भी ट्यूब के अंदर, तो उसका रेडियस उतना ही कम होना चाहिए, यानी कि जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी, जितना ज्यादा रेडियस होगा यानी कि जितनी चौड़ाई में होगी उतनी कम हाइट बढ़ेगी लिक्विड की उसके अंदर। तो ये चीज जो है यहाँ से प्रूव हो जाती है और इसको हम एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। डिसेंट फॉर्मूले के अंदर भी सेम यही काम होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ कनकेव सरफेस बना है कन्वेक्स सरफेस बन जाएगा, उसके अंदर भी यही हमें करना है सब कुछ। तो ये था हमारा एसेंट फॉर्मूला। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।